देश की 95% व्यापारिक दौलत, मतलब अरबों डॉलर का कच्चा तेल, भारी भरकम मशीनरी, स्मार्टफोन के पुर्जे और लाखों गाड़ियां, ये सब हवा में उड़कर तो नहीं आता है ना? बिल्कुल नहीं। ये सब बहुत ही ठोस रास्तों से आता है। हाँ, और आज हम उन्हीं रास्तों की बात कर रहे हैं। ये सब सिर्फ 13 विशाल कंक्रीट के दरवाजों से होकर गुजरता है। तो आज के इस डीप डाइव में उन मेजर पोर्ट्स या कह लीजिए प्रमुख बंदरगाहों की फाइल खुल रही है। मतलब किसी भी देश की इकोनॉमी एक बहुत विशाल और भव्य हवेली की तरह होती है। सही कहा। और ये 13 बंदरगाह उस हवेली के मुख्य दरवाजे हैं। अगर ये दरवाजे बंद हो जाएं या बस जैम हो जाएं, तो हवेली में बाहर से कुछ भी नया नहीं आ सकता और न ही हवेली का कोई सामान बाहर जा सकता है। हवेली का ये जो उदाहरण है ना, ये एकदम सटीक बैठता है। और दिलचस्प बात ये है कि ये दरवाजे सिर्फ लोहे या लकड़ी के नहीं बने। मतलब ये इंजीनियरिंग, भूगोल और अर्थशास्त्र के ऐसे जटिल तालमेल हैं जिन पर हमारी पूरी इकोनॉमी टिकी है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं, उनमें भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों के इन बंदरगाहों को समझने का एक बहुत ही शानदार खाका दिया गया है। और मजे की बात यह है कि स्रोत में एक बहुत ही रोचक निमोनिक यानी याद रखने की ट्रिक भी है। अरे वाह, ट्रिक्स तो हमेशा काम आती हैं। हाँ, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वो यांत्रिकी और रणनीतिक सोच है जो इन बंदरगाहों को चलाती है। तो शुरुआत पश्चिमी तट से करते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो अरब सागर हमेशा से व्यापार का सबसे व्यस्त गलियारा रहा है ना? पश्चिमी दुनिया से जुड़ने का यही सबसे सीधा रास्ता है। एग्जैक्टली। अरब सागर का महत्व तो सदियों से रहा है। तो स्रोत में पश्चिमी तट के जो 6 प्रमुख बंदरगाह हैं, उनको याद रखने के लिए एक वाक्य दिया गया है। वाक्य कुछ ऐसा है, कंडी मामा जाकर मोर के मग में कोच लाए। हाँ, ये सुनने में स्कूल के किसी कविता जैसा जरूर लगता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस कैंडी मामा के पीछे जो व्यापारिक युद्ध और रणनीतियां छिपी है ना, वो सच में हैरान करने वाली हैं। तो शुरुआत कैंडी से होती है, यानी गुजरात का कांडला बंदरगाह। देखिए, कांडला की जो कहानी है ना, वो भूगोल से ज्यादा इतिहास से जुड़ी है। स्रोत इसे चाइल्ड ऑफ पार्टीशन या विभाजन का बच्चा कहता है। चाइल्ड ऑफ पार्टीशन मतलब ये कैसे? क्योंकि आजादी से पहले भारत के पूरे उत्तर पश्चिमी इलाके का जो भी व्यापार था, वो कराची बंदरगाह से होता था। अब विभाजन के बाद कराची रातों रात एक दूसरे देश का हिस्सा बन गया। अच्छा, यहीं पर मेरे दिमाग में एक पेच आ रहा है। जब आजादी के समय मुंबई जैसा इतना विशाल प्राकृतिक बंदरगाह पश्चिमी तट पर पहले से मौजूद था, तो फिर कांडला को इतनी अफरा तफरी में क्यों विकसित किया गया? मतलब मुंबई से काम क्यों नहीं चलाया गया? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है, लेकिन इसका जवाब यह है कि मुंबई पर अचानक उस पूरे व्यापार का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा था जिसे संभालना लगभग असंभव था। मतलब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात का जितना भी कपास, अनाज और कच्चा माल था, वो सब मुंबई की तरफ मुड़ गया। बिल्कुल, वो सब मुंबई की तरफ मुड़ गया और मुंबई चौक होने लगा था। तो उस शून्य को भरने के लिए कांडला का जन्म हुआ। लेकिन कांडला की सबसे बड़ी खूबी उसका सिर्फ लोकेशन नहीं है, बल्कि उसका टाइडल या कह लें ज्वारीय बंदरगाह होना है। ये एक प्राकृतिक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। ये ज्वारीय बंदरगाह कैसे काम करता है? मतलब आमतौर पर तो कोई भी सोचेगा कि जहाज बस पानी में तैरते हुए बंदरगाह पर आते हैं। इसमें ज्वार भाटे का क्या रोल आ गया? असल में समुद्र के किनारे हमेशा इतने गहरे नहीं होते कि विशाल मालवाहक जहाज सीधे जमीन तक आ सकें। उन्हें फ्लोट करने के लिए गहरा पानी चाहिए होता है। अब कांडला कच्छ की खाड़ी में है, जहां पानी अपेक्षाकृत उथला है। ओके। लेकिन जब समुद्र में हाई टाइड या उच्च ज्वार आता है, तो पानी का स्तर अचानक कई मीटर बढ़ जाता है और जहाज इसी बढ़े हुए पानी की लहर पर सवार होकर अंदर तक आ जाते हैं। अरे वाह, मतलब चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का इस्तेमाल करके भारी जहाजों को बंदरगाह तक लाया जा रहा है। एग्जैक्टली। इससे तो समुद्र तल को गहरा करने या वो जो ड्रेजिंग करने का खर्च होता है वो बहुत सारा बच जाता होगा। बिल्कुल बचता है। प्रकृति खुद जहाजों को एक तरह से लिफ्ट दे रही है। इसके अलावा कांडला को फ्री ट्रेड जोन का दर्जा भी दिया गया ताकि वहां बिना भारी कस्टम ड्यूटी के कच्चा माल मंगाकर उसे प्रोसेस करके वापस निर्यात किया जा सके। तो ये तो हो गया कांडे। अब हाँ। ट्रिक के दूसरे शब्द मामा पर आते हैं, जो मुंबई के लिए है। ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पोताश्रय या नेचुरल हार्बर है। हाँ, और प्राकृतिक हार्बर होने का सीधा सा मतलब ये है कि समुद्र के किनारे का आकार कुछ इस तरह कटा फटा है कि वो जहाजों को खुले समुद्र की तूफानी लहरों से बचाता है। मतलब वहां पानी शांत रहता है। एकदम शांत। लेकिन मुंबई के साथ वही समस्या हुई जो किसी भी तेजी से बढ़ते शहर के साथ होती है, जगह की भारी कमी। हाँ, और इसी कमी ने जन्म दिया ट्रिक के अगले शब्द जाकर को।
यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT, जिसे नहावा शेवा भी कहते हैं। मुंबई शहर के बीचों बीच बंदरगाह होने से ट्रकों की लंबी लाइनें शहर को पूरी तरह जाम कर रही थीं। सही बात है। तो इसे सुलझाने के लिए मुंबई से ही कुछ दूरी पर ये कृत्रिम या आर्टिफिशियल बंदरगाह बनाया गया। और स्रोत का एक आंकड़ा तो सच में दिमाग हिला देने वाला है। ये अकेला JNPT बंदरगाह पूरे देश का 50% कंटेनर ट्रैफिक संभालता है। 50%? ये बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। मतलब सोचने वाली बात है कि एक विशाल देश में जितने भी बड़े बड़े स्टील के कंटेनर आ जा रहे हैं, उनमें से आधे सिर्फ इसी एक दरवाजे से गुजर रहे हैं। और इसकी वजह है स्पेशलाइजेशन। देखिए, मुंबई बंदर का हर तरह का माल संभालता था, लेकिन JNPT को मुख्य रूप से सिर्फ कंटेनर के लिए डिजाइन किया गया। ये पूरी तरह मशीनीकृत है, इसमें विशाल क्रेनें हैं और एकदम आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम है। हाँ, कंटेनर्स ने तो लॉजिस्टिक्स को ही बदल दिया है। बिल्कुल, कंटेनर व्यापार ने दुनिया को बदल दिया है, क्योंकि इसमें माल को बार बार उतारना और चढ़ाना नहीं पड़ता। डिब्बा जहाज से उठाया और सीधा ट्रक या ट्रेन पर रख दिया। JNPT इसी आधुनिक रफ्तार का प्रतीक है। रफ्तार से याद आया, अब थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं। ट्रिक में जाकर के बाद मोर के मग आता है। मोर यानी गोवा का मोरमुगांव और मग यानी कर्नाटक का न्यू मैंगलोर पोर्ट। इन दोनों बंदरगाहों का एक ही मुख्य काम स्रोत में दर्ज है, और वो है लौह अयस्क या आयरन ओर का निर्यात। और ये दोनों बंदरगाह इस बात का सबूत है कि कैसे भूगोल आपकी अर्थव्यवस्था को तय करता है। गोवा और कर्नाटक के जो भीतरी इलाके हैं ना, विशेषकर कुद्रेमुख की खदानें, वहां बेहतरीन क्वालिटी का लोहा निकलता है। अब लोहे जैसा भारी और कच्चा माल आप देश भर में घुमाकर किसी दूर के बंदरगाह तक तो नहीं ले जा सकते। परिवहन का खर्ची आपका सारा मुनाफा खा जाएगा। इसीलिए खदानों के सबसे करीब जो तट था, वहीं बंदरगाह बना दिए गए। भारी माल सीधा ट्रेन से बंदरगाह पहुंचा और वहां से जहाजों में लदकर दुनिया भर की फैक्ट्रियों में चला गया। काफी लॉजिकल है। एकदम सही। बल्क कार्गो या थोक माल के लिए ये बंदरगाह ऑक्सीजन की तरह काम करते हैं। और इसी के साथ हम पश्चिमी तट के आखिरी हिस्से पे पहुंचते हैं, कोच यानी कोची बंदरगाह, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। कोची के बारे में एक बहुत ही भारी भरकम तकनीकी शब्द का इस्तेमाल किया गया है स्रोत में। ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल वाला बंदरगाह है, जिसे वलारापदम टर्मिनल कहते हैं। अब ये ट्रांसशिपमेंट क्या भला है? इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में हब एंड स्पोक मॉडल होता है। अगर किसी को एक छोटे शहर से न्यूयॉर्क जाना है तो सीधे फ्लाइट नहीं मिलती ना। हाँ, पहले एक छोटी फ्लाइट से दिल्ली या दुबई जाना पड़ता है और वहां से एक विशाल विमान में बैठकर न्यूयॉर्क। बस, जहाजों की दुनिया में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज, जिन्हें मदर वेसल कहते हैं, वो इतने विशाल होते हैं कि वे हर छोटे बंदरगाहों पर नहीं रुक सकते। अच्छा, तो वो क्या करते हैं? वे अपना सारा माल एक मुख्य हब पर उतार देते हैं। फिर वहां से छोटे जहाज, जिन्हें फीडर वेसल कहा जाता है, उस माल को अलग अलग छोटे बंदरगाहों तक पहुंचाते हैं। कोच्चि का वल्लारपदम टर्मिनल यही हब है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते के इतना करीब है कि मदर वेसल्स को अपना रास्ता बदलकर अंदर नहीं आना पड़ता। वाओ, तो ये तो पश्चिमी तट की एक मुकम्मल तस्वीर हो गई। मतलब ज्वार भाटे से चलने वाला कांडला, कंटेनर का बादशाह JNPT, लोहे के व्यापारी मोरमुगांव और मैंगलोर, और ट्रांसशिपमेंट हब कोच्चि। हवेली का ये हिस्सा बहुत व्यस्त है। बहुत ज्यादा। लेकिन अब रुक करते हैं पूर्वी तट की ओर, बंगाल की खाड़ी का खजाना। पूर्वी तट की भौगोलिक स्थिति पश्चिमी तट से एकदम अलग है। बिल्कुल अलग है। और यहाँ के 7 बंदरगाहों के लिए जो ट्रिक दी गई है वो है, कोलकाता के पार्थ विश्वनाथ, चेन्नई एक टूटी पीस खाते हैं। ये वाक्य जितना अटपटा है ना, पूर्वी तट की शुरुआत भी उतनी ही अटपटी है। क्योंकि सबसे पहला नाम है कोलकाता, जिसे हल्दियां भी कहा जाता है। स्रोत साफ कहता है कि ये समुद्र के किनारे है ही नहीं, ये हुगली नदी के किनारे बसा है, भारत का इकलौता नदीय या रिवराइन मेजर पोर्ट। हाँ, ये सच है कि ये समुद्र से लगभग 125 किलोमीटर अंदर नदी पर स्थित है। तो एक मिनट, एक नदी के बंदरगाह को मेजर सी पोर्ट की लिस्ट में घुसाना तो तकनीकी रूप से गलत हुआ ना? क्या ये सिर्फ इसलिए लिस्ट में है क्योंकि ये अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा है और इसका ऐतिहासिक रसूख बहुत बड़ा है? ये सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में आता है। लेकिन देखिए, इसे मेजर पोर्ट का दर्जा सिर्फ मेहरबानी या सिर्फ इतिहास की वजह से नहीं मिला है। इसका स्केल या पैमाना देखिए आप। पूरे पूर्वी भारत, नेपाल और यहाँ तक कि भूटान तक का माल इसी रास्ते से आता जाता है। ओहो। लेकिन
इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी यही नदी ही है। हुगली नदी अपने साथ बहुत सारी गाद या कीचड़ लेकर आती है, और वो कीचड़ नदी के तल में जमता होगा, जिससे गहराई कम हो जाती होगी। यही तो असली पेच है। जहाज़ों को तैरने के लिए गहराई चाहिए, इसलिए कलकत्ता पोर्ट को जिंदा रखने के लिए साल भर 2400 घंटे ड्रेजिंग करनी पड़ती है। 2400 घंटे? हाँ, ड्रेजर मशीनें लगातार नदी के तल से कीचड़ निकालकर बाहर फेंकती रहती हैं ताकि विशाल जहाज अंदर आ सकें। ये इंसान और प्रकृति के बीच की एक लगातार चलने वाली इंजीनियरिंग की लड़ाई है। बाप रे। और इसी लड़ाई के बीच से हम आगे बढ़ते हैं ट्रिक के अगले शब्द पार्थ पर। ये उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह है। स्रोत में इसे इस समय का सबसे गर्म मसाला बताया गया है। और ये गर्म मसाला इसलिए है क्योंकि 2023-24 के आंकड़ों ने एक बहुत बड़ा उलट-पलट कर दिया है। कार्गो हैंडलिंग यानी माल की मात्रा ढोने के मामले में पारादीप ने कांडला जैसे पुराने दिग्गजों को पीछे छोड़कर नंबर 1 का ताज पहन लिया है। सच में, एक पूर्वी तट का बंदरगाह नंबर 1 बन गया। ये कैसे हुआ? इसके पीछे का विज्ञान इसके हिंटरलैंड यानी इसके पीछे के जमीनी इलाके में छिपा है। ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये राज्य कोयले और खनिजों से भरे हुए हैं। भारत में बिजली बनाने के लिए जो कोयला चाहिए वो भारी मात्रा में पारादीप से ही जहाजों में लदकर दक्षिण और पश्चिम भारत के पावर प्लांट्स तक जाता है। तो मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और पारादीप की विशाल क्षमता और उसका गहरा पानी उसे ये वॉल्यूम संभालने में मदद करता है। गहराई की बात निकली है तो ट्रिक के अगले नाम विश्वनाथ पर आते हैं। ये आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह है। स्रोत के अनुसार ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और इसे ज्वेल ऑफ द ईस्ट कोस्ट कहा जाता है। गहराई होना इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों मानी जाती है? क्योंकि आधुनिक जहाजरानी पूरी तरह से जहाजों के ड्राफ्ट पर निर्भर करती है। ड्राफ्ट? हाँ, जहाज का जो हिस्सा पानी के अंदर डूबा रहता है ना, उसे ड्राफ्ट कहते हैं। आज दुनिया में अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल चल रहे हैं जो इतने विशाल हैं कि उन्हें 15 से 20 मीटर गहरा पानी चाहिए। बाप रे। अगर बंदरगाह उथला हुआ तो जहाज का निचला हिस्सा जमीन से टकरा जाएगा। विशाखापत्तनम को पहाड़ियों के बीच एक प्राकृतिक गहराई मिली हुई है जिससे दुनिया के सबसे बड़े जहाज भी बेखौफ होकर सीधे किनारे तक आ सकते हैं। शानदार। और विशाखापट्टनम की इस गहराई के बाद हम पहुंचते हैं तमिलनाडु, जहां ट्रिक के हिसाब से चेन्नई 1 स्थित है। ये 2 अलग अलग बंदरगाह हैं, चेन्नई और इन्नौर। चेन्नई भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। वहां प्राकृतिक पोताश्रय नहीं था, तो इंसान ने समुद्र में विशाल दीवारें और ब्रेक वाटर बनाकर पानी को शांत किया और एक कृत्रिम किनारा खड़ा कर दिया। आज चेन्नई ऑटोमोबाइल निर्यात का एक बहुत बड़ा हब है। अच्छा, मतलब गाड़ियों का एक्सपोर्ट। हाँ, भारत के डिट्रॉइट के रूप में मशहूर इस इलाके में जो कारें बनती हैं वे रो यानी रोल ऑन रोल ऑफ जहाजों में लदकर सीधे चेन्नई से दुनिया भर में जाती हैं। और चेन्नई के बिल्कुल पास जो एन्नौर बंदरगाह है, जिसे अब कामराजार पोर्ट कहा जाता है, उसकी तो एक बिल्कुल ही अलग पहचान है। स्रोत बताता है कि ये भारत का पहला कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है। ये कॉर्पोरेटाइज्ड होने का मतलब क्या है? क्या बाकी बंदरगाह किसी सरकारी दफ्तर की तरह चलते हैं? काफी हद तक हाँ। भारत के ज्यादातर मेजर पोर्ट ट्रस्ट मॉडल पर चलते हैं, जो कई बार सरकारी लाल फीताशाही और धीमी निर्णय प्रक्रिया का शिकार हो जाते हैं। एन्नौर को इससे बिल्कुल अलग रखा गया। इसे पूरी तरह एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरफ बनाया गया, जिसका अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। इसका फायदा यह है कि नीतियां तेजी से बनती हैं, निजी निवेश आसानी से आता है और इसका संचालन बहुत ज्यादा चुस्त है। यहाँ मुख्य रूप से बिजली घरों के लिए कोयला आता है। ये बहुत ही आधुनिक तरीका है काम करने का। और इसी के साथ हम भारतीय मुख्य भूमि के बिल्कुल आखिरी छोर पर पहुंचते हैं। ट्रिक का शब्द टूटी, जिसका मतलब है तूतीकोरिन। इसका नया नाम वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है। तूतीकोरिन की खासियत इसका भूगोल है। ये भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम या सदर्न मोस्ट मेजर पोर्ट है। ये पूर्व से पश्चिम जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के एकदम मुहाने पर बैठा है। और इस रणनीतिक लोकेशन की बात आते ही हमारे ट्रिक का आखिरी शब्द सामने आता है, पीस। ये अंडमान में स्थित पोर्ट ब्लेयर है, जिसे 2010 में 13वें मेजर पोर्ट का दर्जा मिला। देखिए, पोर्ट ब्लेयर का महत्व माल ढोने या कार्गो वॉल्यूम में नहीं है, वहां इतना व्यापार नहीं होता, लेकिन इसका महत्व इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन में है। वो कैसे? ये मलक्का जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बहुत करीब है, जो दुनिया का सबसे अहम और व्यस्त समुद्री चोक पॉइंट है।
आपको पता है दुनिया का 1/3 समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। अच्छा, मतलब ये एक तरह का वॉच टावर है हमारे लिए। बिल्कुल, वहां एक प्रमुख बंदरगाह होने का मतलब है कि उस पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाके में भारत की एक मजबूत कूटनीतिक और रणनीतिक उपस्थिति है। तो इन 13 दरवाजों का पूरा सफर तय करने के बाद एक तस्वीर जो बहुत साफ होकर उभरती है वो ये है कि ये सिर्फ कंक्रीट के पार्किंग लॉट नहीं है जहां कोई भी जहाज आकर खड़ा हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बंदरगाह का अपना एक विशिष्ट चरित्र है। इसे एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तरह समझा जा सकता है ना? एक साधारण क्लिनिक में हर मरीज का एक ही जगह इलाज होता है, लेकिन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अलग-अलग वार्ड होते हैं। बहुत सही तुलना है ये। चेन्नई का जो वार्ड है उसमें सिर्फ ऑटोमोबाइल और गाड़ियों का ही काम हो रहा है। एन्नौर वाले वार्ड में सिर्फ कोयले का ऑपरेशन चल रहा है। मैंगलोर के वार्ड में केवल लॉ अयस्क की हैंडलिंग हो रही है। और JNPT एक ऐसा वार्ड है जो सिर्फ कंटेनर्स के लिए बना है। ये एनालॉजी इस पूरी व्यवस्था के स्पेशलाइजेशन को बहुत ही सटीकता से पकड़ती है। दुनिया के व्यापार का रूप बदल चुका है। अब सब कुछ करने वाले बंदरगाहों का जमाना नहीं रहा। अब दक्षता या एफिशिएंसी चाहिए। अगर लोहे का जहाज कंटेनर वाले बंदरगाह पर चला जाए तो उसे खाली करने में हफ्तों लग जाएंगे, क्योंकि वहां वो मशीनरी ही नहीं होगी। बिल्कुल, और यही विशेषज्ञता तय करती है कि हवेली कितनी तेजी से दौलत कमाएगी। वैसे नामों के बदलाव पे भी गौर करना जरूरी है। न्हावा शेवा का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनना, एन्नौर का कामराजर पोर्ट होना और तूतीकोरन का व्यू चिदम्बरनार पोर्ट कहलाना, ये सिर्फ कागजों पर नाम बदलना नहीं है। तो और क्या है? ये आधुनिकीकरण के साथ साथ स्थानीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को उन कंक्रीट के ढांचों में पिरोने का एक तरीका है। सही कहा। इस पूरी चर्चा का जो सार निकल कर आता है वो ये है कि पश्चिमी तट के 6 बंदरगाह, कांडला के ज्वारीय चमत्कार से लेकर कोच्चि के ट्रांसशिपमेंट हब तक, और पूर्वी तट के 7 बंदरगाह, हुगली नदी की ड्रेजिंग से जूझते कोलकाता से लेकर सबसे गहरे विशाखापट्टनम और रणनीतिक पोर्ट ब्लेयर तक, ये सब मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। और ये जानकारी कोई किताबी ज्ञान नहीं है। मतलब आज जो सूती कपड़े पहने जाते हैं उनका कपास शायद कांडला से आया हो। बिल्कुल। जो स्मार्टफोन हम और आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पुर्जे शायद JNPT के किसी कंटेनर में बंद होकर आए हों। घरों में चल रहे AC और पंखों के लिए जो कोयला जल रहा है वो पारादीप या एन्नौर के रास्ते ही बिजली घरों तक पहुंचा होगा। अर्थव्यवस्था की ये जो अदृश्य नब्ज है ना, वो इन्हीं 13 बंदरगाहों पर धड़कती है। और ये नब्ज समय के साथ लगातार अपनी लय बदलती रहती है। जिस पे आज की चर्चा को हम एक विराम दे सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जब आज़ादी के समय कराची का नुकसान हुआ तो भूगोल ने करवट ली और कांडला का जन्म हुआ। एक शून्य से एक नए दरवाजे का निर्माण हुआ। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तेजी से बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक के नए रास्ते खुल रहे हैं। वैश्विक कूटनीति करवट ले रही है और सप्लाई चेन नए सिरे से गढ़ी जा रही है। ऐसे में ये सच में सोचने वाली बात है कि आने वाले कल में इस बदलती दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की हवेली का 14वां दरवाजा कहाँ खुलेगा। बहुत ही गहरा सवाल है ये। व्यापार और राजनीति का नया कांडला या नया रणनीतिक द्वार कौन सा होगा? इस विचार के साथ मेजर पोर्ट्स की ये फाइल यहीं बंद होती है।